दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम ब्रिटिश भारत में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त विचार के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो उत्तर है सर फिलिप फ्रांसिस को। दोस्तों आप जान लीजिए कि सर फिलिप फ्रांसिस बंगाल में फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल और काउंसिल के 4 सदस्यों में एक थे। इन्हें लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई अस्थाई बंदोबस्त विचार के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त के जनक या प्रवर्तक के रूप में सर फिलिप फ्रांसिस को जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर जॉन शोर के द्वारा विरोध किया गया था किसका? तो उत्तर है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का। दोस्तों सर जॉन शोर के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था का विरोध किया गया था और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 में भू राजस्व की 10 वर्षीय यानी दहशाला व्यवस्था की शुरुआत की, जिसे 1793 में अस्थायी कर दिया गया। और जॉन शोर जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार करता था और वे ही लगान देने के वास्तविक अधिकारी थे। लेकिन जेम्स ग्रांट का विचार था कि समस्त भूमि सरकार की है और जमींदार इसके मात्र कर संग्रह करता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जॉन शोर के विचारों से सहमत था, परंतु कॉर्नवालिस दीर्घकालीन व्यवस्था के पक्ष में था, जबकि जॉन शोर 10 वर्षीय व्यवस्था के पक्ष में थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य अस्त कानून का अभिप्राय क्या था? आपको बताना है। तो दोस्तों सूर्य अस्त कानून का अभिप्राय ये था कि अस्थाई बंदोबस्त के अनुसार अगर लगान एक निश्चित दिन सूर्यास्त तक जमा नहीं हुआ तो जमींदारी की नीलामी की जा सकती थी। दोस्तों आप जान लीजिए कि सूर्य अस्त कानून से अभिप्राय अस्थाई बंदोबस्त के अनुसार अगर लगान एक निश्चित दिन सूर्यास्त तक जमा नहीं हुआ तो जमींदारी की नीलामी की जा सकती है। और कॉर्नवालिस ने 1794 में सूर्यास्त कानून बनाया था। कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू करके जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया और इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार अपने क्षेत्रों से भू राजस्व की वसूली का 1/11वां भाग अपने पास रखता था और शेष हिस्सा यानी 10/11वां भाग कंपनी के पास जमा करता था। ये व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर लागू थी। इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक शामिल थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए दोस्तों। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जो है 1793 में ये पद्धति लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी और आप जान लीजिए इसे सूर्यास्त कानून इसी में बनाया गया था कि अगर लगान एक निश्चित दिन सूर्यास्त तक जमा नहीं हुआ तो जमींदारी की नीलामी की जा सकती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, महालवाड़ी पद्धति के अनुसार भूमि कर की इकाई क्या थी? तो उत्तर है ग्राम अथवा महाल। ये महालवाड़ी पद्धति के अनुसार भूमि कर की इकाई थी। दोस्तों आप जान लीजिए कि महालवाड़ी पद्धति में भूमि कर की इकाई कृषक का खेत नहीं बल्कि ग्राम अथवा महाल, जो कि जागीर का एक भाग होता था। भूमि समस्त ग्राम सभा की सम्मिलित रूप से होती थी, जिसको भागीदारों का समूह यानी बॉडी ऑफ क्रोएशर्स कहा जाता था। ये लोग सम्मिलित रूप से भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी होते थे। यद्यपि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता था और ये पंजाब के बड़े हिस्से, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत के अधिकांश भाग में पेश किया गया था। तो आप जान लीजिए दोस्तों, महालवाड़ी व्यवस्था में जो है ये सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से इसमें सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया या लंबरदार को राजस्व वसूली का आधार बनाया और 1822 में ये व्यवस्था प्रारंभ की गई।
ये व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के भाग और तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में लागू की गई थी। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों और पंजियों का प्रयोग किया गया था और इस व्यवस्था का जन्मदाता हाल्ट मैकेंजी को कहा जाता है। 1833 में मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में ये अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई थी। प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग होता था। बाद में इसे घटाकर उत्पादन का 1/2 यानी 50% कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, महालवाड़ी पद्धति के अनुसार भूमि कर की जो इकाई थी वो ग्राम अथवा महाल थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने 1865 में W.C. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया और इसका कार्य भारत के दुख दर्द का प्रचार करना था। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले वो पहले भारतीय थे और इन्होंने अपने लंबे निबंध पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक जो कुव्यवस्था अव्यवस्था थी उस पर प्रकाश डाला और धन के बहिर्गमन अथवा धन के निकास सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, धन के बहिर्गमन अथवा धन के निकास सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त को जाना जाता है किस रूप में? तो आप जान लीजिए, अस्थाई बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि किसानों के साथ व्यक्तिगत लगान समझौता को क्या कहा गया था? तो उसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को कहा गया है और इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई थी। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड के द्वारा लागू की गई थी और 1820 में ये व्यवस्था मद्रास में लागू की गई और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। 1825 में रैयतवाड़ी व्यवस्था बम्बई में लागू की गई और 1858 तक ये व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू की गई थी। दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषता ये थी कि इसमें सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे और गिरवी रख सकते थे। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी और लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई और इसमें यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था में राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग देना होता था जो धन के रूप में देना होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नील विद्रोह आरंभ हुआ था कब? तो 1859 में। दोस्तों, आप जान लीजिए कि नील विद्रोह जो है 1859-60 ईस्वी में हुआ था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विद्रोह था। आप जान लीजिए कि नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। एक नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए और उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। ये नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सबसे व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी और बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे और नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। और आप जान लीजिए, सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह किया। 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया था। दोस्तों, किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 ईस्वी तक सभी नील कारखाने बंद हो गए और बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा
और जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही थी। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संथाल विद्रोह शुरू हुआ था कब? तो 1855 में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नील दर्पण नामक नाटक की रचना किसने की थी? तो दीनबंधु मित्र। दोस्तों, प्रसिद्ध बंगाली लेखक दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक की रचना 1860 में की थी और ये नील बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करता है जो कि उन्होंने किसानों के खिलाफ किया था। अगला प्रश्न है, नील दर्पण नाटक अत्याचारों का वर्णन करता है किसके? तो दोस्तों, नील दर्पण जो है नाटक, ये नील बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1793 में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त पद्धति लागू किया था और इसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% यानी 10/11 भाग कंपनी को और 10% भाग यानी 1/11 भाग अपने पास रखना होता था। अगला प्रश्न है, 20वें धारी के नाम से जाना जाता था किसको? तो उत्तर है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को दोस्तों 20वें धारी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा शामिल था? तो ये लगभग 90% हिस्सा शामिल था अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी कहाँ? तो तमिलनाडु के बारामहल जिले में दोस्तों भारत में सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले आप जान लीजिए बारामहल जिले में कर्नल रीड के द्वारा लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता माने जाते हैं कौन? तो उत्तर है टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप जान लीजिए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। अस्थाई भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व के लिए लागू की गई दूसरी व्यवस्था जो थी वो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। इन्होंने सबसे पहले इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। बाद में ये व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग यानी आधुनिक कर्नाटक के एक भाग में लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए और ये प्रत्यक्ष रूप से या सीधे या व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे और इस व्यवस्था ने कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी और लगान की दर भी काफ़ी ऊंची थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि कृषक जो है वो महाजनों के चंगुल में फंसता चला गया, जो कालांतर में महाजन और किसानों के संघर्ष का कारण बना। अगला प्रश्न है दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का कितना हिस्सा शामिल था? तो लगभग 51% हिस्सा रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत शामिल था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त से क्या हुआ था? तो उत्तर है अंग्रेजों का समर्थन करने वाले कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ था जो है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त से। दोस्तों, कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की और ये व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्रों में लागू थी। इसके तहत जमींदार, जिन्हें भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, ये अपने क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली करके उसका 1/11वां हिस्सा अपने पास रखते थे और शेष हिस्सा कंपनी के पास जमा करते थे। इस तरह अंग्रेजों का समर्थन करने वाले एक कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था से।
अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है महात्मा गांधी ने। दोस्तों, हथकरघा उन्नयन के क्षेत्र में ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने 1925 में की थी। और इसके अलावा आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना का उद्देश्य गांव में हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करना था। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1925 में। और ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये गांव में हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करना महात्मा गांधी द्वारा स्थापित ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन किसने बनाया था? तो उत्तर है दोस्तों, गांधी जी ने ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन बनाया। इसका उद्देश्य समस्त कुटीर उद्योगों का विकास करना था। देखिए, यही प्रश्न है कि ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था? तो समस्त कुटीर उद्योगों का विकास करना ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैक्लागन समिति ने कौन सी रिपोर्ट पेश की थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, आप जान लीजिए कि मैक्लागन समिति ने सहकारी संस्थाओं से संबंधित मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट पेश की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, वारेन हेस्टिंग्स को चूहा और नेवला की संज्ञा से किसने संबोधित किया था? तो बर्क। दोस्तों, एडमंड बर्क ने वारेन हेस्टिंग्स को चूहा और नेवला की संज्ञा से जो है विभूषित किया था। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि प्रथम कारखाना कानून 1881 किससे संबंधित था? तो उत्तर है दोस्तों, बाल श्रम या बाल मजदूरी से संबंधित था 1881 का प्रथम कारखाना कानून। अगला प्रश्न है, दूसरा कारखाना कानून 1891 किससे संबंधित था? तो ये स्त्रियों की स्थिति में सुधार से संबंधित था दूसरा कारखाना उद्योग, जो कि 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना कानून बना था। अगला अगला प्रश्न है दोस्तों, 1918 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1918 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से मदन मोहन मालवीय ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके अलावा आप देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है कि फॉसेट समिति किससे संबंधित थी? आपको बताना है। तो उत्तर है, फॉसेट समिति का संबंध चुंगी और वेतन से जुड़े मुद्दों से है। अगले प्रश्न पर आते हैं, एक है स्प्रू समिति। स्प्रू समिति द्वारा दोस्तों किसकी जांच की गई थी? तो मध्यम वर्गीय बेकारी या बेरोजगारी की जांच स्प्रू समिति के द्वारा की गई थी। निमेयर समिति या निमेयर कमेटी ने क्या सुझाव दिए थे? तो उत्तर है, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के विषय में निमेयर समिति ने जो है सुझाव दिए थे। अगला प्रश्न है, बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1890 में। दोस्तों, आप जान लीजिए कि मुंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में एक प्रकार की प्रथम ट्रेड यूनियन थी और इसकी स्थापना 1890 में हुई थी। बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो NM लोखंडे। दोस्तों, आप जान लीजिए, बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना NM लोखंडे के द्वारा 1890 में की गई थी। अगला प्रश्न है, व्हाइटले कमीशन किससे संबंधित था? आपको बताना है। तो उत्तर है, व्हाइटले कमीशन, इसका संबंध श्रम से है और जॉन हेनरी व्हाइटले के नेतृत्व में एक श्रम आयोग 1929 में 1929 में एक श्रम आयोग की नियुक्ति की गई थी, जो श्रमिकों और उनसे संबंधित समस्याओं का पता लगाकर श्रम सुधार की दिशा में अपनी संस्तुति प्रस्तुत करता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार, अवध, उत्तर पश्चिम तथा मराठा क्षेत्र में से
तालुकदारी व्यवस्था का संबंध किससे था? तो अवध क्षेत्र से संबंधित था तालुकदारी या महालवाड़ी व्यवस्था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र का संबंध तालुकदारी या महालवाड़ी व्यवस्था से था। इसके अंतर्गत राजस्व व्यवस्था प्रत्येक महाल या तालुक के साथ स्थापित की गई, किसानों के साथ नहीं। और तालुकेदारी या महालवाड़ी पद्धति का जन्मदाता हाल्ट मैकेंजी था। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब आते थे, जो ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% था। और दोस्तों, के एम पडिक्कर ने 1765 से 1772 के काल को डाकू राज्य की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महालवाड़ी पद्धति का जन्मदाता किसे माना जाता है? हाल्ट मैकेंजी को। महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत का हिस्सा कितना था? तो लगभग 30%। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब आते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1765 से 1772 तक के काल को डाकू राज्य की संज्ञा किसने दी है? तो के एम पडिक्कर ने। और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न है महत्वपूर्ण, इम्प्रेस मिल कानपुर में कब प्रारंभ किया गया था? तो उत्तर है, आप जान लीजिए कि इम्प्रेस मिल जो है नागपुर में 1877 में प्रारंभ किया गया था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को और भी देख लेते हैं जो एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, नील गेहूं, चाय और कॉफ़ी में से ब्रिटिश भारत में जो रोपड़ उद्यम नहीं था, तो गेहूं दोस्तों ये रोपड़ कृषि के अंतर्गत नहीं आती थी, जबकि नील, चाय और कॉफ़ी ये बागानी या रोपड़ कृषि के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत के अनेक व्यक्तियों में से किन 3 भारतीयों ने 1870 से 1905 के दौरान भारत पर ब्रिटिश राज्य का ज्वलंत आर्थिक विश्लेषण किया है? तो इसमें दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे और आर.सी. दत्त रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में प्रमुख उद्योग कौन था? तो ये था कपास से निर्मित कपड़ा उद्योग, यानी सूती कपड़ा उद्योग जो है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में प्रमुख उद्योग था। अगला प्रश्न है, नानकर एक भत्ते अथवा अतिरिक्त लाभ के रूप में दिया जाता था किसको? तो ये जमींदार को। और ग्रामसी के युद्ध स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने की है? तो बिपिन चंद्र ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, एच.टी. कोलब्रुक, चार्ल्स ग्रांट, विलियम कैरी, जेम्स प्रिंसेप्स में से एक प्राच्यविद या ओरिएंटलिस्ट नहीं था? तो चार्ल्स ग्रांट जो है प्राच्यविद नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि वह वायसराय जिसके काल में इंपीरियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी इंपीरियल कृषि विभाग का निर्माण हुआ और पूसा में कृषि संस्थान की स्थापना हुई, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त का विचार आगे बढ़ाने में अलेक्जेंडर डो, थॉमस ला, मोंटगोमरी मार्टिन और फिलिप फ्रांसिस में से एक शामिल नहीं था? तो उत्तर है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का विचार आगे बढ़ाने में मोंटगोमरी मार्टिन ये शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है कि महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए कौन सा गवर्नर जनरल इलाहाबाद आया था? तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी के अनुसार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में धन निष्क्रमण का सबसे अधिक चिंताजनक पक्ष क्या था? तो ये था अप्रदत्त निर्यात। इम्प्रेस मिल नागपुर में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इम्प्रेस मिल नागपुर में किसने प्रारंभ किया था? तो जे.एन. टाटा ने। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक महत्वपूर्ण पुस्तक है भारत में अर्थव्यवस्था और ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था के विश्लेषण के संबंध में। इसके लेखक कौन हैं? तो आप जान लीजिए, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक रमेश चंद्र दत्त हैं। अगला प्रश्न है, कंपनी द्वारा पेशगी रुपए देने की प्रथा को क्या कहा जाता था? तो ये ददनी प्रथा थी। और देखिए, जुलाहे, बढ़ई, सुनार और कुम्हार में से वह जिस पर अंग्रेजों ने बंगाल में अत्याचार किए, तो ये जुलाहे थे जो कि सीधे तौर पर हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हालैंड समिति ने अपनी सिफारिशें दी थी जो है ये किससे संबंधित?
तो आप जान लीजिए दोस्तों, हालैंड समिति ने अपनी सिफारिशें उद्योग से संबंधित दी थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया का संबंध किससे है? तो ये दादा भाई नौरोजी से। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत में सबसे पहले और सर्वाधिक स्पष्ट रूप से इसका वर्णन किया है। उन्होंने अपने लेख इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाह सिद्धांत या ड्रेन थियरी का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग अवधि लागू की थी, सही है। और कारण है कि इससे भारतीय किसान कंगाल हो गए, तो सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त किया गया था किसके साथ? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त ये किसानों के साथ किया गया था। रैयत का अर्थ किसान होता है और दोस्तों, किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा गया और इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई थी और 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 महल जिले में सबसे पहले कर्नल रीड के द्वारा लागू की गई थी और इस व्यवस्था में किसान और सरकार के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित ब्रिटिश भारत में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के साथ विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के आधुनिक भारत खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।